हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे केवीएस के सिलेबस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम लोग पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और इस टॉपिक से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पॉक्सो एक्ट के फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, पॉक्सो जो एक्ट होता है उसका जो फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। देखिए, ये क्या आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये जो एक्ट आया हुआ है वो किस लिए आया होगा। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन पे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होती हैं उससे बचाने के लिए ये एक्ट 2012 में आया हुआ था। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, पूरा विस्तृत रूप से बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट आया कब था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पॉक्सो एक्ट था वो जून 2012 में प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया था। और ये एक्ट कब का है? 2012 का एक्ट है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन का डेट और एक्ट का डेट अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ क्या है, 2012 में ही ये एक्ट आया था और नवंबर 2012 में इसको लागू कर दिया गया था। 14 नवंबर 2012 को। आप लोग इस डेट को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये डेट पूछ सकता है आप लोगों से। देखिए, जो 14 नवंबर होता है उस दिन हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए शायद ये पॉक्सो एक्ट इसी दिन लागू किया गया था। अब ये सवाल ये उठता है कि ये पॉक्सो एक्ट आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जो हमारा देश है उसमें हर दूसरा बच्चा जो है वो यौन शोषण का शिकार है। तो ये एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सख्ती है इस एक्ट में। ये इस एक्ट के अंतर्गत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं दी जाती है। देखिए, ये जो एक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया कि ये जो पॉक्सो एक्ट है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। हमारा एक क्वेश्चन यहाँ है कि कब आया था, तो 14 नवंबर 2012 को आया हुआ था और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत है। ये हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। आगे हम लोग देखते हैं पॉक्सो अधिनियम किस लिए है। देखिए, पॉक्सो अधिनियम जो है उसके बारे में अब हम लोग डिटेल्ड बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं। देखिए, पॉक्सो जो अधिनियम आया हुआ था वो था बच्चों के यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए। इसका मतलब है जो बच्चों पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है उससे बच्चों को बचाने के लिए इसमें विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, जो कि इनसे जुड़े हुए मामलों को देखता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। देखिए, ये एक्ट क्या हुआ था, 14 नवंबर 2012 को पूरे देश में लागू हुआ था। अब हमसे ये पूछता है कि जो पॉक्सो एक्ट है वो क्या क्या किसी स्पेसिफिक स्टेट में लागू हुआ था, तो नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो है ये थी और ये योजना थी और ये पूरे देश में लागू होता है। जैसे देखिए, आरटीआई एक्ट जब आया हुआ था तो वो पूरे भारत में लागू था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि क्या पॉक्सो एक्ट सिर्फ राज्यों के लिए है या तो फिर जम्मू कश्मीर को छोड़कर है, तो हम याद रखेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो पॉक्सो एक्ट था वो पूरे देश में लागू हुआ था। देखिए, इसमें एज पूछता है कि कितने वर्ष के जो नाबालिग होते हैं उनके लिए ये है। तो जो भी बच्चे 18 वर्ष से कम के उम्र के हैं उनके लिए ये एक्ट है। 18 साल से कम के बच्चे के साथ अगर आप लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं तो ये एक्ट आपके ऊपर लागू होगा। इसमें क्या होता है, जो यौन उत्पीड़न और शोषण या फिर हम लोग बोलते सकते हैं पोर्नोग्राफी, इससे जुड़े मामलों के लिए सजा और जुर्माना का प्रावधान है इसके अंतर्गत। इसके जो अंतर्गत जो भी सुनवाई होगी वो स्पेशल कोर्ट में होगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए एक अलग से न्यायालय की स्थापना की गई है। उसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ें होगी वो कैमरे के सामने सुनवाई होगी। जो भी आपकी सुनवाई होगी वो कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी। देखिए, जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंतर्गत आप लोग जो देखते हैं कि जो आजकल के ज़माने में हो रहा है फिजिकल चीज़ें, उसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन कोई हैरेसमेंट कर रहे हैं तो उसको भी कवर किया जाता है। ऑनलाइन चीज़ें भी आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ ऑनलाइन तरीके से, तो उसके अंतर्गत आ जाता है पॉक्सो एक्ट। आगे देख लेते हैं। ये अधिनियम, देखिए मैंने पहले बताया कि 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए है और जो पॉक्सो एक्ट है उसमें न्यूनतम जो सज़ा है वो 10 वर्ष की है। अब आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा टफ कानून है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कानून है, जिसमें न्यूनतम सज़ा आपकी 10 साल है। तो अधिकतम सज़ा क्या हो सकती है? देखिए, इसमें जो अधिकतम सज़ा की अगर बात करें तो इसमें फांसी की सज़ा है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर 12 वर्ष से कम की लड़की है, अगर उसके साथ आप कोई सेक्सुअल
हैरेसमेंट करते हैं तो आपको फांसी की सज़ा भी मिल सकती है। ये आपका 12 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगर आप 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपको न्यूनतम सज़ा 10 साल की हो सकती है और अधिकतम आपको 20 से 30 साल की सज़ा हो सकती है। देखिए, मैंने पहले बताया कि अप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, पूरे इंडिया में लागू है। आप ये नहीं कहोगे कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू है या फिर किसी और राज्य को छोड़ के लागू है, ये संपूर्ण देश में लागू है। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी जो पुलिस हमारी है, जब भी उसको जो मैटर का है, जब रिपोर्ट प्राप्त होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को क्या करना होता है, रिपोर्ट सौंपना होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि जो पुलिस होती है वो कहाँ अपनी रिपोर्ट सौंपती है, तो वो सब सौंपती है अपना रिपोर्ट को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिए आप लोग। आगे देख लेते हैं। देखिए, 24 घंटे के अंदर करना है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कब तक कर सकती है। देखिए, क्राइम होने से 24 घंटे के अंदर नहीं करना है, जब क्राइम का पता पुलिस को लग जाती है उसके 24 घंटे के अंदर उनको करना है। और ये आपका हो गया 24 घंटे के भीतर आपको करनी है। किसको? बाल कल्याण समिति को करनी है आपको। आगे देख लेते हैं हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ पॉक्सो एक्ट। जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंतर्गत कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। तो देखिए, जो 12 मुख्य सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 12 सिद्धांत को दिए गए हैं। वो सिद्धांत क्या होगा कि आपके स्टेट गवर्नमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सोशल कोर्ट, आपका पुलिस, सबको मानना पड़ेगा। ये जो 12 मेन प्रिंसिपल है वो सबके लिए लागू होता है, सबको मानना है। चाहे वो गवर्नमेंट आपकी हो स्टेट, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कुछ मेंबर हो, चाहे वो स्पेशल कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, ये सबको फॉलो करना है, फॉलोड बाई एवरीवन। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, 12 जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला हमारा सिद्धांत है बच्चों का सर्वोत्तम हित। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो पॉक्सो एक्ट आया था उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन जो चाइल्ड का जो हित है उसके साथ हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं। जो चाइल्ड का जो आपका इंटरेस्ट जो चीज़ों में है उसके साथ हम लोग कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। दूसरा हमारा है जीवन की उत्तरजीविता का अधिकार। देखिए, सबको क्या होता है, लाइफ के लिए सर्वाइवल ज़रूरी है, सबको सर्वाइव करना है। तो उनको, जो बच्चे इस चीज़ से पीड़ित हैं, उनको क्या है, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल। क्या होता है कि समाज में लोग उनको क्या करते हैं, बहुत ही गलत निगाह से देखते हैं। तो ये एक्ट कहता है कि उनको आप गलत निगाह से मत देखो, क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी उत्तरजीविता का अधिकार है। तीसरा हमारा है भेदभाव से सुरक्षित होने का अधिकार। देखिए, जो बच्चे इन सब चीज़ों से गुजरे रहते हैं, जिनके साथ ये सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी प्रोसेस हुई रहती है, उनके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। उनको गलत नज़रों से देखते हैं समाज के लोग, उनके आस पड़ोस के लोग। तो उस भेदभाव से सुरक्षित होने का अधिकार भी उनके पास है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, उनको जो भेदभाव है उससे सुरक्षा का अधिकार है। अगला हमारा है गरिमा और करुणा के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार। देखिए, जो भी बच्चा इस चीज़ से पीड़ित है उसके साथ हमें क्या करना है कि बहुत ही गरिमापूर्ण और बहुत ही क्या करना है, कंपनसेशन देना है। उनके डिग्निटी के साथ हम लोग को खिलवाड़ नहीं करना है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सेव माई डिग्निटी, आई एम योर डॉटर। हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो व्यवहार है उसको बचाए रखें, क्योंकि मैं आप ही की लड़की हूँ, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कंपनसेशन देने का अधिकार है। उनके साथ क्या है, उनके साथ व्यवहार जो हमारा है वो पोलाइटली होना चाहिए, जो समाज का व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। अगला हमारा है सूचना पाने का अधिकार। देखिए, इस केस में अगर कोई भी अपना रिपोर्ट दर्ज करवाता है पुलिस थाने में, या फिर पुलिस को कैसे भी पता चलती है, तो जो पेरेंट्स उनके हैं या फिर जो बच्चा जो इससे पीड़ित हुआ है उसको सूचना पाने का अधिकार है कि क्या आपने अपराधी को पकड़ा, या फिर आपने जो आपकी जो प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची है, इसका हमें सूचना पाने का अधिकार भी है। आगे देख लेते हैं हम लोग विशेष निवारक उपायों का अधिकार, राइट टू स्पेशल प्रिवेंशन मेजर। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर इन सब चीज़ों में कोर्ट कचहरी वाले मामले आते हैं और हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हमें विशेष निवारक उपायों का अधिकार है। हमें क्या होता है, हमें सरकार पुलिस प्रोवाइड कराती है, हमें सरकार वकील प्रोवाइड कराती है, ताकि इस चीज़ को हम लोग अच्छे से हैंडल कर सकें। आगे हमारे है प्रभावी सहायता का अधिकार, राइट टू इफेक्टिव असिस्टेंस। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रभावी सहायता हमें मिलना चाहिए। हमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम चीज़ों के लिए पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, उसका हमें जो है सहायता सरकार देगी। इसके अंतर्गत ये आता है। और आगे आपका है
सुने जाने और विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने का अधिकार। देखिए इस एक्ट के अंतर्गत जो भी बच्चा अगर पीड़ित है, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो शिकार हुआ है, उसको सुनना है हमें पूरी तरह से। वो अपना बात क्या कह रहा है, उसकी विचार क्या है, उसकी चिंताएं क्या है, हमें उसको पूरे को सुनना है, क्योंकि वो उसका अधिकार है अपने बारे में कहना कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी जो चिंताएं हैं भविष्य को लेकर, उसके बारे में उसको कहने का अधिकार है और हमें सुनने का अधिकार है। आगे देख लेते हैं, न्याय प्रक्रिया के दौरान कठिनाई में सुरक्षित होने का अधिकार। देखिए न्याय प्रक्रिया के दौरान काफ़ी कठिनाई होती है। जो गरीब बच्चे होते हैं खासकर उन्हीं के साथ ऐसा होता है। तो क्या होता है कि उनको न्यायिक जो प्रक्रिया होती है उसको वो देर से मिलती है। और क्या होता है, जो कुछ बहुत ही समाज के अमीर वर्ग के लोग हैं, अगर वो ये चीज़ें करते हैं, इस चीज़ को अंजाम देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी पहुंच इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी चीज़ को दबाना चाहते हैं। या फिर ये हो सकता है कि वो कोई अच्छा वकील हायर कर लें, या फिर दूसरे वकील को वो धमका डरा सकते हैं कि आप इनका केस मत लड़ो। या तो क्या हो सकता है, वो कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो पुलिस को अपने साइड कर सकते हैं पैसे दे करके, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो न्याय की प्रक्रिया के दौरान जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चा है, जो उसको कठिनाई हो रही है, उससे सुरक्षित होने का अधिकार भी सरकार देती है इसमें। आगे हम लोग देख लेते हैं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। देखिए राइट टू प्राइवेसी सबका अधिकार है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो लड़की है उसको जिसके साथ ये चीज़ें हुई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पब्लिकली ऐसे ही मतलब नहीं पेश कर देंगे। जैसे आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि जो भी पीड़ित जो व्यक्ति होता है, उसके जो माता पिता होते हैं या फिर कोई लड़की होती है, उसके चेहरे को जो है ब्लर करके दिखाया जाता है, धुंधला करके दिखाया जाता है। तो ये क्या है, उसकी निजता का अधिकार है। अगर वो इस प्रोसेस में पब्लिकली नहीं आना चाहते हैं तो हमें उन्हें पब्लिकली लाने के लिए प्रेशर भी नहीं करना है, क्योंकि ये उनके निजता के अधिकार के खिलाफ है। देखिए और एक निजता का अधिकार आप लोग जान लीजिए, देखिए किसी का फ़ोन की जो वॉइस होती है उसको रिकॉर्ड करना। जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग उनका आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये भी निजता के अधिकार के खिलाफ है। कोई अगर चाहे तो आपके खिलाफ जो है कोर्ट तक जा सकता है इसमें। तो ये आपका निजता का अधिकार हो गया। अगला आपका है मुआवजे का अधिकार, राइट टू कंपनसेशन। देखिए जो भी पीड़ित महिला है उसके लिए क्या है, कुछ मुआवजे का अधिकार उसका है। क्योंकि अगर जो पीड़ित महिला है वो कोर्ट कचहरी करेगी, थाना पुलिस करेगी, तो इसमें काफ़ी उसका खर्च होता है और काफ़ी उसको जो है फाइनेंशियली भी दिक्कत हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, कंपनसेशन की भी चीज़ें बात की गई है कि उसको क्या है, आप लोग मुआवजा दीजिए, ताकि जो भी उसका कुछ खर्च हुआ है वो उससे उसका भरपाई हो जाए। आगे देख लेते हैं हम लोग, बच्चे की सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। देखिए राइट टू सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद इसीलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पॉक्सो को लाया गया था। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, जिसके साथ यौन उत्पीड़न जैसी क्रियाएं हुई हैं, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस नहीं करता है। क्योंकि अगर उसके साथ एक बार हुआ है तो कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो कोई और अगल बगल का इंसान हो, चाहे उसके कोई भी चाचा या फिर कोई भी हो जो रिलेटिव है, वो क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि चलो इसके साथ एक बार तो हो ही चुका है, हम भी अपना कर लेते हैं। तो ये क्या है, राइट टू सेफ्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लोग का है कि राइट टू सेफ्टी ज़रूरी है उन बच्चों की। तो ये आपका हो गया, जो आपके 12 सिद्धांत थे वो हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं पॉक्सो अधिनियम से संबंधित पहल। कुछ इनिशिएटिव्स को जो है लॉन्च किया गया था जब पॉक्सो एक्ट आया था, उसी के बेसिस पे कुछ जो है पहल को सरकार द्वारा किया गया था। तो पहला आपका है चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जांच इकाई, जिसको हम लोग सीबीआई के द्वारा कंडक्ट कराते हैं। जो सीबीआई होती है वो क्या है कि एक यूनिट को लॉन्च किया था जिसको हम लोग OCSAC कहते हैं, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या होता है कि मैंने पहले बताया कि देखिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है वो चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों ही अपराध है। तो इसमें जो सीबीआई है उसका क्या है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसमें जो ऑनलाइन जो चीज़ें हो रही हैं वो उसको रोकथाम करने के लिए सारी चीज़ें हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2000 में आया हुआ था। इसमें क्या देखिए, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर। किशोर की जो देखिए 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किशोर के अंतर्गत आते हैं। तो ये कानून जो है वो 18 से कम वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए है। तो इसका मतलब बच्चे क्या है, किशोरावस्था में है, तो उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए ये अधिनियम लाया गया था। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। देखिए जो 18 साल के लिए है वो पॉक्सो एक्ट है। अगर
इसमें क्या है 10 कम से कम 10 साल की सज़ा होगी। लेकिन अगर 12 साल से कम बच्चे के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो आपको फांसी की सज़ा भी मिल सकती है। आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरा। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान शुरू हुआ था पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015। आप लोग इस डेट को याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये क्या हुआ था, चाइल्ड सेक्स रेशियो संबंधित था। जो लिंगानुपात था हरियाणा का वो सबसे कम था। जब हम लोगों ने जनगणना किया हुआ था 2011 वाला, तो उसमें क्या था कि जो सेक्स रेशियो जो था हरियाणा का सबसे कम था और सबसे अधिक सेक्स रेशियो कहाँ का था, केरल का था। तब सबसे कम सेक्स रेशियो जो हरियाणा का था, उसके बाद हम लोगों ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लॉन्च किया, जिससे क्या हो सके कि बच्चे की जो गर्भ में मृत्यु हो रही है उसको रोका जा सके। जो लोग बच्चों को गर्भ में ही मार दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत उनको जो है रोकथाम के लिए ये एक्ट आया हुआ था, जिससे चाइल्ड सेक्स रेशियो लिंगानुपात जो था उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला हमारा है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि 2016 में आया था। हम लोगों का क्या है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को हम लोग जो है ढाबा होटल्स इत्यादि में काम करने के लिए प्रेशर नहीं कर सकते हैं, उन लोग से हम लोग काम नहीं करवा सकते हैं। तो उसी के लिए आया था चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया था 2016 में। ये 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। देखिए, जो चाइल्ड की जो मैरिज होती है, चाइल्ड को हम लोग कब मानते हैं, जब वो 12 साल का होता है तब। तो जब भी हम लोग बच्चे के जो 12 साल की अवस्था है, 12 से या फिर 18 साल के बीच में अगर हम लोग उसकी शादी कर दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा अपराध है। तो ये एक्ट आपका 2006 में आया हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि बाल विवाह को निषेध किया गया था। बाल विवाह नहीं करवाना है या फिर नहीं करना है। इसमें जो विवाह की आयु थी वो 21 वर्ष थी लड़कों की और 18 वर्ष थी लड़कियों की। अगर 18 से कम वर्ष की लड़कियां अगर हैं तो उनको नाबालिग की श्रेणी में डाला जाएगा, और अगर 21 वर्ष से कम के लड़के हैं तो उनको भी नाबालिग की श्रेणी में डाला जाएगा, और ये कानूनन अपराध है। तो चाइल्ड मैरिज एंड प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो 2006 में आया था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेडागॉजी की एक सीरीज चल रही है जिसमें आपकी जो पूरी पेडागॉजी है उसको कवर कराया जाएगा, जो कि आपके केवीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो पॉक्सो एक्ट है जो उसका पूरा डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा पेज में है, आपको 25 से 30 पेज में मिल जाएंगे। तो पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए पॉक्सो एक्ट को हम लोगों ने क्या किया है, समराइज करके संक्षिप्त वे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिर्फ हम लोगों ने उसी को कवर कराया है। तो पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।